हमारे खास मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हैं। और दिलीप जी, आपने अभी भी हमें ज्वाइन किया, लेकिन अभी मेरी आपसे चर्चा हो रही थी ऑफ कैमरा, तो आपने एक बड़ी दिलचस्प बात कही कि जैसा कि आरिफ जी ने कहा कि केशव प्रसाद मौर्य 93 यानी कि 93 विधायकों के साथ गठबंधन के संपर्क में हैं। आपने ऑफ कैमरा ये कहा यह अभी तो संभव नहीं हो सकता है, करिश्माई लीडर नहीं, लेकिन अगर शिवपाल होते तो एक करिश्मा हो जाता। डेफिनेटली जो बात मैं कह रहा हूँ सही है। और अगर जो है आरिफ जी की बातों पे जो है गौर किया जाए, अगर ऐसा है तो जो है संभव है ये कि जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनेगी और गठबंधन की सरकार बनेगी। चेहरा कोई भी हो सकता है, मुख्यमंत्री का चेहरा कोई भी हो सकता है। वो बैठ के अगर जो है केशव प्रसाद मौर्य जी जो है और हमारे नेता माननीय शिवपाल सिंह यादव जी और गठबंधन के अन्य लोग और जो लीड कर रहे हैं अखिलेश यादव जी, वो अगर बैठ के बात कर लेते हैं तो हो सकता है कि जो है ये संभव है। वो कोई बड़ी चीज नहीं है। ऐसा जो है राजनीति में होता, पिछले 30 साल के जो है कैरियर में देखा जाए, राजनीतिक इतिहास में देखा जाए तो जो है ये सब होता रहा है। जो भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, बसपा, ये सारे लोग मिलके या केंद्र की सरकारों में भी, इवन अभी भी जो है ऐसा है कि जो है बन रहा है। कितने दिन वो सरकार जो है वो डिपेंड करता है कि जो उनके टर्म्स एंड कंडीशन कैसे हो सकते हैं और वो क्या करना चाहते हैं आगे। नहीं, वो अपने भलाई के लिए करना चाहते हैं। आपने क्योंकि अभी इस बात का जिक्र किया कि शिवपाल सिंह यादव से बहुत घरेलू ताल्लुक है और बहुत बैठकर आप लोग चर्चा करते हैं गहनता के साथ। जी। तो उन्होंने इसको लेकर कहा भी तो होगा आपको कि वो सफल कितना होता प्रोजेक्ट। देखिए, डिपेंड करता है कि जो है कैसा टर्म्स कंडीशंस क्या हो सकते हैं और सफलता असफलता की बात है तो वो डिपेंड करता है कि घटनाक्रम कैसे कैसे बढ़ते जाते हैं। राजनीति में जो है घटनाक्रम कैसे कैसे अभी तो जो है मैंडेट आया है जो है भारतीय जनता पार्टी का। अब देखिए घटनाक्रम में ये आ रहा है कि जो है केशव प्रसाद मौर्य जी जो है जा रहे हैं, तो ये जो है डिपेंड करता है सिचुएशंस टू सिचुएशंस। चलिए हेमंत जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। आपने सुना अभी क्या कहा आरिफ जी ने और इसी के साथ दिलीप जी ने। दिलीप जी दावा ये कर रहे हैं कि अगर शिवपाल होते तो करिश्मा हो जाता, और आरिफ जी कह रहे हैं कि केशव प्रसाद मौर्य 93 विधायकों के साथ गठबंधन के संपर्क में भी हैं, तो ये तो मुझे लगता है कि सरकार ही नहीं बनने देंगे और केशव प्रसाद मौर्य को लेकर जो चर्चाएं उन पर विराम भी लगा देंगे। मुझे लगता है कि दोनों प्रवक्ता थोड़ा अति उत्साही हैं। अच्छा, अगर इतनी बड़ी ब्रेकिंग बात होती तो इनके बड़े बड़े नेता हैं, वो कहते या ऑफिशियल लाइन लेते। मेरी दृष्टि में संपूर्ण बकवास है और एक चैनल का प्लेटफॉर्म मिला है, यहाँ से गुफा छोड़ देते हैं। इस तरह की गुंजाइश बहुत कम होती है, परिस्थितियां भी आदमी देखता है। हो सकता है इनके मन में इस तरह कोई गणित आया हो, कुछ सोच रहे हो। देखिए केशव प्रसाद मौर्य गंभीर किस्म के राजनेता हैं और उनकी बड़ी फॉलोइंग है। हेमंत जी, आज जी एक मिनट मेरी बात कर लेने दीजिए, जिसको पूरा कहिएगा। नहीं, मैं थोड़ा सा ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने जैन जी के लिए कहा, क्या ये सत्य है जो इन्होंने कहा था? ये देखिए, क्षमा कीजिएगा, ये राजनीति है। आप ही कह रहे हो राजनीति में कुछ हो सकता है। केशव प्रसाद मौर्य वही तो मैं कह रहा हूँ, बाएं होते कभी देखा है? तो ये बात उनकी भी तो बकवास होनी चाहिए। पहले सुनिएगा, सुनिए। आप जिम्मेदार व्यक्ति हो, एक पार्टी को रिप्रेजेंट करते हो, आपने अपने नेता से नहीं पूछा होगा कि आज हम कौन सी लाइन ले और क्या बोले, इस विषय में नहीं पूछा होगा। क्षमा कीजिएगा, अगर पूछ के बोल रहे हो तो मुझे आश्चर्य हो रहा है। मेरी बात समझिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। हम तो सोशल मीडिया की बात बता रहे हैं भाई, जो हम देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के राज में ये सोशल मीडिया क्यों झूठ बोल रहा है? सोशल मीडिया पर तो अफवाहों का भी दौर चल पड़ता है। सोशल मीडिया की बात आप ऑफिशियल प्रवक्ता हैं, बिल्कुल। अगर आप पीएसपीएल के ऑफिशियल प्रवक्ता हैं या आप आरएलडी का ऑफिशियल प्रवक्ता हैं, तो आप इतना गैर जिम्मेदाराना बात नहीं कर सकते। महोदय हेमंत जी, मैं आरिफ जी के बात को ही जो है आगे वो किया हूं। मेरा कोई वक्तव्य नहीं है, माफ करिएगा हेमंत जी। आपके हम जो साथ में रहे सारे लोग ये कहते हैं, लेकिन ये आने लगा क्या बात करते हैं भाई? हेमंत जी, सारे पत्रकार, सारे लोग ये कहते हैं कि योगी जी के राज में, मोदी जी के राज में कुछ झूठ नहीं है। फिर ये सोशल मीडिया जो चल रहा है, ये कैसे झूठ हो रहा है? इसके खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे हैं? अगर केशव प्रसाद मौर्य जी 93 विधायकों की अगर न्यूज सोशल मीडिया पे नहीं चल रही होती, तो फिर क्यों नहीं उसके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं जो चला रहे हैं वो लोग? अरे आप तो राजनेता हो भाई, सुनने की समझने की कोशिश करिए। केशव प्रसाद मौर्य से रोज
2, 4, 6, 10 विधायक मिलने जाते हैं जी। केशव प्रसाद मौर्य ने तो बहुत अच्छी होली खेली। उनके यहाँ जिस दिन से चुनाव हारने के बाद लखनऊ आए लगातार लोग मिल रहे, इसका थोड़ा ही हो जाता कैसा, मतलब मुझे लगता है आप तो बड़ी पार्टी हो, आपकी पार्टी को इस बार अच्छी कामयाबी मिली है, तो आपकी पार्टी ने शायद इस तरह की बात करना। हाँ, अगर कोई कहता है या भाजपा के प्रवक्ता कहते हैं कि जयंत चौधरी आ जाएंगे कहाँ, हालांकि भाजपा के प्रवक्ता ने भी जो बात इस डिबेट में कही है, हाँ। मुझे लगता है कि उन्होंने अपने नेता से नहीं पूछा होगा, जी अपने मन से ही बोल मैं यही दिया। चाह रहा था कि गलत बोल रहे हैं। इस तरह की बातें अपेक्षित नहीं होती। बाकी सुनिए साहब, मैंने जिसका ये जो मन हो वही बोल दे। मैंने कहा क्या उस दल में रहेंगे? तो यही तो मैंने आपसे पूछा, क्या केशव प्रसाद मौर्य जी आपके साथ रहेंगे? नहीं तो आप और सवाल मैंने मेरे क्या साथ पूछा आ आपसे? रहे हैं। अच्छा सुनिए आप अशोक तो जी, कह रहे हैं कि मेरे साथ। अशोक जी, मैं तो कहना है जयंत चौधरी किस दल में जाएंगे तो मैं कह नहीं रहा। अच्छा तो मैंने आपसे केशव प्रसाद मौर्य के लिए पूछ लिया, तो क्या चलिए, बुरा कर दिया? आपने आरिफ जी ने अशोक जी से पूछा, अशोक जी ने आरिफ से पूछ लिया, कुल मिलाकर हवाई बातें हो गई यहाँ पर। लेकिन अब जरा जमीन पर आ जाइए, धरातल पर आ जाइए, क्योंकि देखिए अखिलेश यादव, अशोक जी अखिलेश यादव दिल्ली की सियासत करते आए हैं। 2002 में कन्नौज से पहली बार सांसद बने, 4 में भी वहां से बने, 9 में भी वहां से बने, 19 में आजमगढ़ से सांसद थे। लेकिन अब देखिए उन्होंने अपना एक लेटर दिखा दिया कि मैंने भाई इस्तीफा दे दिया है। और इसी के साथ अब आगे तमाम कयास से लगने लगे कि दिल्ली की सियासत जो भी तक अखिलेश कर रहे थे उससे यूपी की सियासत पर असर था, लेकिन अब तो वो यूपी की सियासत से आ गए हैं, करहट सीट से आ गए हैं। तो आपको नहीं लगता कि अब ये बड़ी चुनौती हो जाएगी आपके लिए? देखिए कोई चुनौती नहीं हो। हाँ। इनसे ज्यादा बार एमएलए रहे राम गोविंद चौधरी और नेता प्रतिपक्ष थे, इस बार हार गए। मेरा ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अंतिम आदमी क्या आवाज बनने का प्रयास किया, वो बन गई। उसने अंतिम आदमी के विकास के लिए हर कदम उठाया, तो निश्चित तौर पे इनका कोई मतलब नहीं रहेगा। ये जरूर है कि लोकतंत्र का मतलब है कि सशक्त सत्ता पे सशक्त विपक्ष होना चाहिए। नहीं तो अब देखिए सड़क से लेकर सदन तक आपको घेरेंगे अखिलेश यादव। और अभी तो देखिए आपकी सरकार दूसरी जिसकी शपथ भी नहीं हुई, उससे पहले महंगाई का एक बड़ा मुद्दा आ गया है और विपक्ष इसको लगातार अब देखिए आपको घेर भी रहा है। अखिलेश यादव ट्वीट करना शुरू कर चुके हैं। आप कह रहे थे कि हार की हताशा है, लेकिन मुझे तो ये उनका जो भी स्टैंड है वो लगा कि एक बहुत बड़ी रणनीति है। देखिए अखिलेश जी 5-4.5 साल ट्वीट करते रहे। हाँ। और हम जब वैक्सीन बनाए तो कहने लगे कि अरे बाप रे बाप मत लगाइए, हम आएंगे तो बनाएंगे। तो आपने, लेकिन उनके पिताजी ने उनका कहना नहीं माना। फिर अखिलेश जी ट्वीट करने लगे, ये दुर्भाग्यजनक है। उनको सड़क पे आना चाहिए। विपक्षी दल है तो ट्वीट करके जनता के साथ चीट न करें, बल्कि सड़क पे आ जाए। अच्छा, अरे आजादी के बाद से भी वैक्सीनें बनती चली आई हैं। अगर पोलियो ड्रॉप न बना होता कांग्रेस की हुकूमत में तो ये सब लूले लंगड़े पैदा हुए होते। नहीं या समझिए आपने नहीं बनाया है। आपने कोई यहाँ की जनता को आपने वैक्सीन को, हमारे कुशल मेडिकल के वैज्ञानिकों ने इस देश की जनता के लिए, उनके सहयोग के लिए, उनके जान बचाने के लिए वैक्सीन बनाई। हम थाली बजाने लगे। अब आप सही कह रहे हैं। आप हर उसमें कह देते हैं हमने बनाया, हमारे नेता ने बनाया। अखिलेश योगी जी ने बनाया, मोदी जी ने बनाया। हम आए, सारी भारतीय जनता पार्टी को आप जो है क्रेडिट देने लगते हैं बैठ सबको करके। लगवाएंगे, उनका कहना उनके पिताजी नहीं माने और लगवा लिए। अरे जिसका मन होगा लगवा लेंगे, उसमें कौन सी बात है भाई? आरिफ जी और दिलीप जी, देखिए ये तो कहा था ना अखिलेश यादव ने कि वैक्सीन हम बीजेपी की नहीं लगवाएंगे। वैक्सीन किसकी होती भाई? अगर आप अशोक जी पर आरोप लगा रहे हैं कि योगी जी की वैक्सीन कही गई, मोदी जी की वैक्सीन कही गई, तो आप इससे क्यों ताल्लुक रख रहे हैं? आपको पता तो है ना वैक्सीन किसी की नहीं होती है, तो आप अखिलेश यादव क्यों ऐसा भ्रम पैदा करके चले गए थे लोगों के दिल में? अशोक जी एक बात बताइए, क्या आपने जितने भी जो है वैज्ञानिक पैदा किए, आप ये जो है 5 साल में पैदा कर लिए क्या? 2014 से पैदा कर लिए? अरे हमने कहा नहीं, वैज्ञानिक आप सुनिए महोदय, हमारे अशोक पांडे जी सुनिए, वैज्ञानिकों ने, अशोक पांडे जी आप सुनिए, लगाना ये अशोक पांडे जी आप सुनिए, पहले बड़े हैं आप सुनिए, आपका सम्मान है। आपकी पार्टी, आप लोग
आपके जो छुट भैये नीचे से बूथ लेवल तक के नेता अच्छा, है ना, दिलीप जी, वो लेके जो है दिलीप केंद्र जी, तक के सभी दिलीप ये जी, आपको कहते हैं रोकना हमारे चाहूंगी। नेता माननीय दिलीप मोदी आपको जी ने ये रोकना कर चाहूंगी। दिया। दिलीप जी, अभी मैं आपको रोकना चाहूंगी। अशोक जी, ये वैक्सीन का मुद्दा नहीं है अभी ना। जी, जी, वैक्सीन मैं के मुद्दे complete कर पर लूं। वैक्सीन के मुद्दे पर हमने चर्चाएं मैं की है और उस चर्चाओं का भ्रम दूर होकर जनता जी, ने वैक्सीन लगवाई है। लगवा तो लिया। वैक्सीन के लिए हम एक दिन और आपको दे देंगे, लेकिन अभी जरा आप आ जाइए। मैं इनकी बातों अभी के आप बाद देखिए, दे दूं। आप नहीं, उस पर हम चर्चा बाद में करेंगे ना। फिर आप हमारी जो डिबेट है ना वो डाइवर्ट हो रही जी, जी, है। जी। ऐसा लगेगा जनता को ये तो हम वैक्सीन पर बिल्कुल। चर्चा करने लग गए। जी, जी। तो अच्छा रहेगा ना कि हम आ जाए सदन तक, सड़क से सदन तक। जी, जी। आपके पास मैं हूं, लेकिन उससे पहले मैं मनोज जी आपके पास आ रही हूं। देखिए, इस बार मजबूत दिख रहा है विपक्ष और 125 का मैंडेट है इस बार गठबंधन के पास। अखिलेश यादव कहा भी जा रहा है कि नेता प्रतिपक्ष बन जाएंगे इस बार सदन में। लेकिन आपसे भी मेरी एक बात हुई अभी थोड़ी देर पहले ऑफ कैमरा। आपने कहा कि अगर शिवपाल सिंह यादव होते नेता प्रतिपक्ष तो शायद कुछ और माहौल होता, लेकिन अखिलेश यादव शायद डर गए, इसलिए उनको नहीं बनाया जा रहा है। जो चर्चा आई थी इसलिए वो खुद आ रहे हैं। उनको लग रहा है कि कुछ कमजोरियां जो है वो सामने आ जाएंगी। इसका क्या मतलब? देखिए, ऐसा मैंने नहीं कहा कि कोई कमजोरी सामने आ जाएगी। नहीं, मैं हमने जो कहा, हाँ, देखिए मैं हाँ, ऑफ कैमरा हमने जो बात कहा हाँ, वो बात भी मैं क्या कह दूं हाँ, कि देखिए, जो सबसे बड़ी बात है, नेता प्रतिपक्ष के रूप में नेता सदन तो तय हो जाएगा, वो भारतीय जनता पार्टी का होगा, योगी आदित्यनाथ जी होंगे। नेता सदन तय है। नेता प्रतिपक्ष जो पिछली बार राम गोविंद चौधरी जी थे, अच्छे ओरेटर थे, वो इस बार चुनाव हार गए हैं। और समाजवादी पार्टी में दूसरे जो अच्छे ओरेटर हैं वो आजम खान साहब हैं, वो अभी जेल में हैं। और कुछ मामलों में उनकी बेल हो चुकी है, अभी कुछ मामलों में बेल उनकी निलंबित है, अभी विलंबित है, निलंबित न कहा जाए, विलंबित है। तो वो सदन में होंगे, सदन में नहीं होंगे, पहली बात। दूसरी बात कि नेता सदन के रूप में अब दूसरे बड़े नेता शिवपाल जी हैं, आदरणीय शिवपाल जी आते हैं इनके पार्टी से, लेकिन शिवपाल जी के पीएसपीएल से जो समझौता हुआ था उतनी सीटें भी शिवपाल जी को नहीं मिली, ये भी तथ्य है। शिवपाल जी को अकेले एक सीट मिली। तो तीसरा कि संगठन को मजबूत करना है, समाजवादी पार्टी का संगठन मजबूत करना है। पीएसपीएल का औचित्य अभी समाप्त नहीं हुआ है, पीएसपीएल अभी भी बनी हुई है। तो पीएसपीएल एक राजनीतिक दल के रूप में है। इसका मतलब हुआ कि अगर राजनीतिक रूप से दोनों लोगों के बीच बातें समान रूप से नहीं चली तो अलगाव के रास्ते भी, राजनीतिक अलगाव के रास्ते, मैं व्यक्तिगत अलगाव की बात नहीं कर रहा हूं, राजनीतिक अलगाव की बातें भी हो सकती हैं। राजनीति है, राजनीतिक चीजें हैं। आरिफ जी ने कहा 93, केशव प्रसाद मौर्य जी इतने छोटे और इतने सामान्य नेता नहीं है, और जब एक मैंडेट मिला है वो खुद चुनाव हार गए हैं, तो मुझे नहीं लगता। हाँ, आरिफ जी की बातों से एक बात तय हो जाएगी कि केशव प्रसाद मौर्य जी का डिप्टी सीएम का पद भी कहीं आरक्षित हो जाए। अभी मैं नहीं कहता कि आरिफ भाई की कहीं केशव जी से कोई बात हुई है, तो मैं नहीं जानता, लेकिन पीएसपीएल के नेता शिवपाल जी को नेता प्रतिपक्ष के रूप में समाजवादी पार्टी के बनाने का, जब रिश्ते इतने स्पष्ट हैं, रिश्ते कोई छिपे हुए नहीं हैं। चुनाव के समय केवल अखिलेश जी के चेहरे पर वोट मांगा गया, कहीं पीएसपीएल से समझौता हुआ तो शिवपाल जी या दूसरे लोगों के चेहरों पर वोट नहीं मांगा गया। तो बड़ा स्पष्ट है। और सदन में बोलने के लिए, सरकार को घेरने के लिए, संगठन को खड़ा करने के लिए समाजवादी पार्टी अपने हिसाब से अपने कार्यकर्ताओं को, अपने नेता को मजबूत कर रही है। वो पीएसपीएल को या किसी अन्य दल को इस पद को देना नहीं चाहती है। ये मेरे कहने का मतलब है। यानी कि आपका कहना है कि समाजवादी पार्टी अपनी मजबूती जो है वो देख रही, वो नहीं चाहती कोई और दल मजबूत हो भी। बिल्कुल बिल्कुल, ये राजनीति का तकाजा है। ठीक है। हेमंत जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। देखिए, दिल्ली में जब तक रहे अखिलेश यादव, कहा गया यूपी से बहुत दूरी थी उनकी, और यही वजह थी कि शायद वो दूरी उन्हें यहाँ पर 2 बार सत्ता की कुर्सी से दूर ले गई। लेकिन इस बार यूपी उनके पास आ गया। यूपी की सियासत को उन्होंने मायने दिए हैं इस बार। तो इस बार यूपी की सड़क और यूपी का सदन दोनों चुन लिया अखिलेश यादव ने, और जो मुद्दे होंगे अब पूरा फोकस यूपी पर ही देखते हुए होगा इस फैसले का, मुझे लगता है। तो ये जो एक रणनीति, जो स्ट्रैटेजी बनाई है समाजवादी पार्टी ने, आपको क्या लगता है ये स्ट्रैटेजी वर्क करती दिखेगी आने वाले दिनों में, इन 5 सालों में, और 24 से पहले, या फिर इसके लिए एक लंबा अरसा जाएगा? शिवांगी, ये कोई स्ट्रेटजी थोड़ी है। हाँ। ये न्यूनतम आवश्यकता है। अच्छा। मिनिमम नेसेसिटी इन पॉलिटिक्स। इसको कोई ले मैन अगर राजनीति में आए उसको भी करना पड़ेगा। जब आप कमजोर होते हैं तो आपको खुद को ताकतवर बनाने के लिए, शक्ति
पाने के लिए तमाम उपाय और उद्यम करने होते हैं। यहाँ दो बातें, पहले एक बात मैं स्पष्ट कर दूं, जिनको इस बात की गलत फहमी है कि अखिलेश यादव विधानसभा में बैठ करके बड़ा जवाब दे देंगे, ये कर लेंगे। अरे विधानसभा में बहस कहाँ होती है? कितने वर्षों से बहस देखी नहीं गई विधानसभा में, होती ही नहीं साहब। जो भी अपोजिशन होता हु बायकाट से निकल जाता है। तो सदन में ज्यादा गुंजाइश नहीं है अपोजिशन का रोल प्ले करने के लिए, सड़क पे गुंजाइश है। और अखिलेश यादव चाहे असेंबली में रहेंगे, थोड़ा सा चीजें लोकलाइज स्टेट को लेकर के थोड़ा और ज्यादा धारदार बना सकेंगे। हेमंत जी, जमीन पे जाना होगा। अखिलेश यादव को बार बिल्कुल। हेमंत जी, एक सवाल मेरा इसी से, अगर अखिलेश यादव देखिए अगर लोकसभा की सदस्यता रखते अपने पास, तो क्या उन्हें इस बात का भी डर था कि बीजेपी जो है उन्हें इस बात को लेकर भी घेर सकती कि वो तो दिल्ली की राजनीति करते हैं, यूपी से तो उनका कोई सरोकार ही नहीं है, चुनाव से पहले आते हैं, 6-7 महीने पहले अपना यहाँ पर दमखम दिखाने की कोशिश करते हैं, वो सिर्फ राजनीति करते हैं फायदे के लिए, क्या ये भी एक बड़ी वजह थी? देखिए शिवांगी, लोकसभा का सदस्य होना मतलब थोड़ा ही होता है कि दिल्ली की पॉलिटिक्स करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी इतना इमेच्योर आरोप नहीं लगाती। आरोप तो अपने विरोधियों पर लगाएगी। वहां दूसरी स्थिति है। क्या दिल्ली से निकल करके उत्तर प्रदेश नहीं शुरू हो जाता, वहीं अपने एक्टिविटी दिखाएं? प्रश्न ये है कि आपकी फिजिकल प्रेजेंस कितनी है जनता के बीच में, आप जनता के इशूज उठा करके जनता के बीच में कितना बार जाते हैं, ये मैटर करता है। और चाहे लोकसभा के सदस्य रहते, चाहे वो विधानसभा के सदस्य सब रहेंगे, जब तक सड़क पे नहीं उतरेंगे, जनता के इश्यूज को लेकर के लोगों के बीच में नहीं जाएंगे, मुझे नहीं लगता है कि कोई बड़ा इम्पैक्ट डाल सकेगा माहौल पर। देखिए 2022 के असेंबली इलेक्शंस की स्थिति दूसरी थी। सरकार के खिलाफ एक एंटी इनकम्बेंसी की रवायत रही उत्तर प्रदेश में, इस बार भी थी, कई इशूज पर थी। और उसी का जो ट्रांसलेशन था वही इनका अतिरिक्त एसेट हुआ, यानी अतिरिक्त पूंजी हुई, एडिशनल एसेट इनका हुआ, जो 47 से बढ़कर के 125 पहुंच गए। और ध्यान रखिएगा जी, 2014 में सत्ता में रहते 5 सीटें थी लोकसभा की। 5 साल बाद इतिहास का सबसे बड़ा, सबसे मारक यानी डेडली कॉम्बिनेशन बनाया बहुजन समाज पार्टी के साथ, तो भी 5 सीटें रह गई थी। इसलिए ये 5 का जो पुराना 5 साल पे 5 का आंकड़ा जा रहा है, इसको तोड़ने के लिए उनको लगातार हफ्ते में 5 दिन घर से बाहर रहना पड़ेगा। घर से बैठ के रणनीति नहीं बनानी पड़ेगी। बिल्कुल। और देखिए, और ट्विटर से काम नहीं चलेगा। डेफिनेटली ये आवश्यक है। हाँ बिल्कुल आवश्यक बहुत है। देखिए अशोक जी, अभी एक बात का जिक्र हुआ कि सदन में ये सच है कि हमने मुद्दों को इतना हावी होता नहीं देखा जितना शोरगुल को हावी होता देखा है। लेकिन इस बार सदन अखिलेश यादव के यहाँ पर नेता प्रतिपक्ष अगर हो जाते हैं तो उसके बाद मुझे लगता नहीं कितना शांत होगा। तो इसके लिए आप तैयार हैं कि शांति से इस बार काम नहीं चलेगा, आपको मुद्दों पर काम करना होगा और जो वादे आपने किए उन्हें निभाने होंगे, वरना विपक्ष आपके सामने मजबूती से 125 मैंडेट के साथ और अखिलेश यादव नेता प्रतिपक्ष बने तो घेरेंगे भी करारा। देखिए मूल बात ये है, सदन के अंदर जब बहस प्रारंभ हुई इसके पहले की विधानसभा में, तो राज्यपाल के अभिभाषण पे ही समाजवादी पार्टी के विधायकों ने कागज का गोला बना के उत्तर प्रदेश के महामहिम के ऊपर फेंकने का काम किया। कौन हल्ला मचाता है सदन में, कौन लोकतंत्र की हत्या करता है। मेरा ये मानना है कि अखिलेश यादव जी योग्य पिता की योग्य संतान है, निश्चित तौर पे इस बार सदन में आएंगे तो निश्चित तौर पर सदन की गरिमा का, राज्यपाल की महिमा का और लोकतंत्र की गरिमा का ख्याल जरूर रखेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। चलिए आप इसे एक्सेप्ट कर रहे हैं, अगर वो आते हैं तो उस गरिमा को वो बरकरार रखेंगे और ये बहुत अच्छी बात आपने बोली है। आरिफ जी मैं आपके पास आती हूँ और फिर दिलीप जी मैं आपके पास आती हूँ। देखिए इस बार अगर आपका सेनापति जो है वो मजबूती के साथ आपके साथ खड़ा है तो आपको जो अभी तक के मुद्दे रहे हैं आपके संगठन के, आप उन्हें और मजबूती के साथ उछालेंगे, ना कि जैसा कि अभी अपने अशोक जी ने कहा कि कागजों के गोले फेंकेंगे। नहीं देखिए मैडम, हम लोग पूरी तरह से
ये नहीं है कि चुनाव हो गया तो हम लोग आराम कर रहे हैं, हम लोग भी बिल्कुल पूरी तरह से सक्रिय नहीं, हैं। अभी तक 12 से 17 तक 22 तक आपने आराम किया, लेकिन इस बार मुझे लग रहा है कि आप अच्छी स्ट्रेटेजी के साथ आ रहे हैं। मैंने आपसे पहले भी कहा ना, 2024 के लिए हाँ। हम लोग बिल्कुल सड़क पर रहेंगे और एक एक मुद्दे बारीकी से उठा करके हम लोग इनको घेरेंगे, और जो कमियां हम लोगों में पिछली बार रह गई थी कि इनकी कमियों को हम ग्राउंड लेवल तक नहीं पहुंचा पाए या उन गरीबों तक हम नहीं पहुंचा पाए जिसको इन्होंने राशन दे करके अपने पक्ष में कर लिया, इसके लिए भी हम लोग जाकर के बताएंगे। राशन देना बुरी बात है? नहीं, किसने मना कर दिया राशन देना बुरी बात है? अभी कर रहे हैं। नहीं, अगर बुरी बात नहीं थी तो फिर आपने अब ये सुनिए मेरी बात, आप बहुमत में आने के बाद दशा रही तो अशोक जी सड़कों पे रखेंगे। अशोक जी, अगर राशन देना बुरी नहीं, आप सुनिए मेरी बात, अगर राशन देना बुरी बात नहीं है तो आप बहुमत में आते ही आपने 3 महीना आगे बढ़ाया, आपको तो पूरा 5 साल बढ़ा देना चाहिए था। और आपने राशन में चना भी आपने घटा दिया, सरसों का तेल आपने घटा दिया, नमक आप नहीं दे रहे हैं। चाहेंगे तो लंबे समय तक हम आपको सड़क पे ही रखेंगे। अरे तो फिर आपने जीते ही आपने ये नमक क्यों कम कर दिया, चना क्यों कम कर दिया, सरसों का तेल आप 1 बोतल दे रहे थे, क्यों आपने कम कर दिया? क्या ये देना बुरी बात है? कोरोना संक्रमण काल को देखते हुए किया था, दिवाली तक किया था, फिर हमने बढ़ा दिया था कि नहीं, लगातार निश्चित तौर पे चुनाव तक तो आपने सिलेंडर का भी रेट नहीं बढ़ाया था, चुनाव खत्म होते ही आपने कल 50 रुपया बढ़ा दिया। आप बताइए। निश्चित तौर पे महंगाई पे हर संभव अंकुश लगाने का हर संभव प्रयास हम करें। अरे तो इतनी महंगाई नहीं होनी चाहिए कि आप लोगों की थाली से आप सरसों का तेल छीन ले, नमक छीन ले। आप इस पर भी तो बिल्कुल अशोक जी, देखिए आरिफ जी ने जो महंगाई का मुद्दा भी यहाँ पर उठाया है, जो यहाँ पर चर्चा महंगाई के मुद्दे पर वो करना चाह रहे थे, लेकिन ये मुद्दा तो बड़ा है ना, और अभी आपका कार्यकाल भी शुरू नहीं हुआ, दूसरा उससे पहले मुद्दा हावी हो गया आप पर, तो ये चुनौतियां रहेंगी आपके पास और विपक्ष आपके पास मजबूत है, ये भी आपको ध्यान में रखकर आगे काम करने होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का इस डिबेट में चर्चा में जुड़ने के लिए।